डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारी, बदलावों की जानकारी बताने का प्रयास करते हैं। हमेशा की तरह आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी आपके लिए हम लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ खास रहेगा आज के इस एपिसोड में, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। वो कृषि जगत से होती हैं, पशुपालन के क्षेत्र से होती हैं। तो आज क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से, उस पर नजर डालते हैं। टमाटर की फसल जो सोलानेसी फैमिली की एक फसल है, इसमें जो लगने वाले प्रमुख कीट और रोग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत से अगर देखेंगे तो टमाटर की फसल में जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ लगती है, जब इसकी नर्सरी बनाते हैं उस समय ही ये पौध खराब नहीं हो, इसके लिए हमें नर्सरी जो बनाते हैं उसमें ट्राइकोडर्मा प्लस स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो है बायोपेस्टिसाइड है, उसका गोबरी खाद के साथ मिक्स करके अगर नर्सरी के साथ तैयार करते हैं मिट्टी में, तो उसमें ये डैम्पिंग ऑफ की बीमारी नहीं लगती है। उसके बाद जब टमाटर की फसल बड़ी होती है तो उसमें रस चूसने वाले कीट जैसे कि वाइट फ्लाई जैसिड एफिड का प्रकोप होता है। तो इनके प्रकोप से बचने के लिए हमें कुछ स्प्रे या कुछ नीम के पेस्टिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। दूसरे तरीके जैसे येलो स्टिकी ट्रैप है, उसको हम खेत में लगा सकते हैं। नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट या नीम का जो एजेडिरेक्टिन है उसका स्प्रे कर सकते हैं। या अगर केमिकल है तो पायरीप्रोक्सिफेन 10% EC है, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। स्पायरोमेसिफेन है, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई है जैसे कि ब्यूवेरिया बेसियाना है, उसका भी हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। मेटराइजम है। उसके साथ ही जैसे दूसरे जो तरीके हैं उसमें इसके 5 से 6 रो है सोरघम या मेज की खेत के चारों ओर लगा देनी चाहिए, ताकि उससे इसका खेत के चारों ओर, ताकि इसका रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप कम हो। इसमें हेलिकोवर्पा या स्पोडोप्टेरा जो कि बोरर होते हैं, वो उनका प्रकोप होता है। बोरर के प्रकोप से बचने के लिए हमें फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। फेरोमोन ट्रैप के अलावा लाइट ट्रैप भी हमको लगाने चाहिए। एजेडिरेक्टिन का स्प्रे करना चाहिए, या बेसिलस थ्रूजेंसिस जो बायोपेस्टिसाइड है उसका हम उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। अगर केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करना है तो हमें क्लोरेंट्रिप्रोल या ब्रोफेनिलिड या फ्लूबेंडामाइड या इन जो केमिकल पेस्टिसाइड है इनका स्प्रे हम 1 से 2 ml पर 10 लीटर वाटर में आप स्प्रे कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के साथ में मैरीगोल्ड लगाना चाहिए एज ए ट्रैप क्रॉप। 16 रो के बाद में 1 रो अगर मैरीगोल्ड के लगाते हैं तो इस कीट का प्रकोप कम होता है। जो स्पोडोप्टेरा है उसके लिए भी ये जो पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं हेलिकोवर्पा, वो सेम इसके लिए भी हम स्प्रे कर सकते हैं। जो पिन वर्म है जिसको टूटा एब्सोल्यूटा बोलते हैं, उसके लिए भी हमको फेरोमोन ट्रैप का इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि वो स्पेसिफिक कीट उसमें ट्रैप में फंस जाए और फिर उसको हम नष्ट कर दें, ताकि इसका पिन हेड का जो नया कीट है, उसका जो पिन वर्म है जो नया कीट है, उसका प्रकोप हम मैनेज कर सकें। इस प्रकार इन सब कीट एवं रोगों का हम जो है प्रबंधन इसमें कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए देखते हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सांविधिक निकाय भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया।
गौरतलब है कि AWBI की स्थापना पशु क्रूरता निवारण यानी PCA अधिनियम 1960 के तहत की गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा ना हो। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव अलका उपाध्याय, भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त एवं AWBI के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत मित्रा सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भारत में पशु कल्याण के लिए नियमों और दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव अलका उपाध्याय ने कहा, हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम ये था कि हम एनिमल्स को भी उतने ही संवेदना से देखें जितना कि हम मनुष्यों को देखते हैं। जो हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसके तत्वावधान में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उनका ये प्रमुख दायित्व है कि वो कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क इत्यादि बनाते हैं जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट से उद्भूत होती है। तो इसलिए हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस तरह के पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, कुछ नियम कानून बनाएं जिससे कि पशुओं के प्रति क्रूरता कम हो। और इसमें हमें विभिन्न आयामों से मदद मिल रही है, न केवल केंद्र सरकार जिसके तत्वावधान में ये एक्ट गठित है, परंतु राज्य सरकारों से और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से भी हमको मदद मिलती है। इस कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त एवं AWBI के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत मित्रा ने कहा, देखिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो गठन हुआ था उसका मूल कारण यही था कि कोई भी पशुधन और पशु जीव जंतु अनावश्यक रूप से उनको कोई दर्द ना पहुंचे, अनावश्यक रूप से। इस बात को समझना जरूरी है। अननेसेसरी पेन से रुकना है, किसी को कोई क्रूरता नहीं हो। और इसको देखते हुए हमारा जो पशुपालन है उसमें जो पशुधन का जो प्रयोग होता है उनको भी ध्यान में रखते हुए कैसे कम से कम पेन देते हुए ह्यूमन तरीका से पशुपालन किया जाए और क्रूरता को रोका जाए, इसके बारे में ये बोर्ड का गठन हुआ था। और इस बोर्ड का एक और भी काम ये है कि साथ साथ जनसमझ को और समझ को ये बताए कि पशुधन के साथ इकट्ठा रहना कितना ज़रूरी है, वातावरण के लिए, इकोसिस्टम के लिए, डिजीज प्रिवेंशन के लिए और सबकी समृद्धि के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पशुपालन विभाग के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर KML पाठक ने कहा, प्राणी मित्र के जो आज अवार्ड सेरेमनी हुई है उसका मुख्य पर्पज़ ये है कि जो लोग हैं उनमें पशुओं के प्रति जो है प्रेम जो है पैदा किया जाए। और जैसा आज माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि भारत सरकार ये चाह रही है कि जिस तरह से हम अपने परिवार में रहते हैं तो हमारे जो पशु हैं वो भी हमारे परिवार के ही सदस्य होते हैं, तो उनके साथ दया भाव रखें, उनको हेल्दी रखें। सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने पशुओं को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ करी हैं। विशेष रूप से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, हर घर घर जाके जो है वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि एक वन हेल्थ प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया है। वन हेल्थ प्रोग्राम का तात्पर्य यह है कि उसमें मनुष्य भी स्वस्थ रहे, पशु भी स्वस्थ रहे, साथ में हमारी प्रकृति भी स्वस्थ रहे। तो ये भारत सरकार के प्रोग्राम्स हैं। लोगों में अवेयरनेस ज़रूरी है। लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, जैसे आज आपने देखा 2 बच्चों को अवार्ड मिला है, तो इसी तरह से हम स्कूल गोइंग बच्चे हैं, हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, उन सब के अंदर अवेयरनेस की जाए कि भाई पशुओं के प्रति आप क्रूअल्टी न करें। आप अगर कभी कभी लोग ज़बरदस्ती क्रूअल्टी कर देते हैं, तो अवेयरनेस ही एक ऐसा साधन है और वही भारत सरकार चाह रही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट। अब कार्यक्रम में वक्त है सेगमेंट विज्ञान और किसान का। आज हम बात करेंगे ट्रे में नर्सरी तैयार करने के बारे में। जी हाँ, खुले खेत में या छोटी सी ही जगह में आपने नर्सरी ज़रूर तैयार की होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि छोटी सी ट्रे में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उससे भी आप अच्छी पौध तैयार कर सकते हैं जिससे अच्छी उपज हासिल की जा सकती है। तो किस तरह से ट्रे में नर्सरी तैयार की जा सकती है, कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से।
सब्जियों के बिना थाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे देश में अलग अलग मौसमों के लिए अलग अलग तरह की सब्जियां उपलब्ध रहती हैं। ज्यादातर सब्जियां 2 चरणों में उगाई जाती हैं। पहले चरण में नर्सरी तैयार होती है और दूसरे चरण में उनकी मुख्य खेती। अगर आप ट्रे में नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो टमाटर, बैंगन और बेल वाली सब्जियों के लिए 18 से 20 घन सेंटीमीटर वाली ट्रे की जरूरत होगी, जबकि शिमला मिर्च, फूल गोभी और सलाद वाली सब्जियों के लिए 8 से 10 घन सेंटीमीटर की। इस तरह के प्लास्टिक ट्रे में शंकु के आकार वाले खाने बने होते हैं। शंकु आकार का मतलब है कि ये खाने ऊपर से चौड़े और नीचे की ओर संकरे होते चले जाते हैं। बीज इन्हीं खानों में बोए जाते हैं। ट्रे में बीज बोने के लिए मिट्टी नहीं बल्कि अलग तरह का पदार्थ चाहिए। इस पदार्थ में 3 हिस्से कोकोपिट, 1 हिस्सा वर्मिकुलाइट और 1 हिस्सा परलाइट का होगा। इस मिश्रण को पानी में भिगोकर खानों में भर देंगे और हर खाने में 1-1 बीज बोया जाएगा। बुआई के बाद बीज को वर्मिकुलाइट से ढक दिया जाएगा। वर्मिकुलाइट इसलिए क्योंकि इसमें नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है। बीजों के अंकुरण के समय तापमान अनुकूल हो तो ट्रे को बाहर भी रख सकते हैं, वरना अंदर रखना ही बेहतर रहता है। गर्मियों के समय दिन में 2 बार और सर्दियों में 1 बार सिंचाई करनी होगी। बुआई के लिए 1 हफ्ते बाद पानी के साथ नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस मिलाकर छिड़काव किया जाएगा। इस तरह उगाई पौध 22 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है, जबकि आम विधि में ये 1 माह का वक्त लेती है। ट्रे के पौधे मुख्य खेत में रोपाई के बाद जल्दी पनपते हैं और बेहतर पैदावार देते हैं। आमतौर पर रोपाई सुबह या शाम के समय करें। ज्यादा गर्मी हो तो शाम का वक्त ही चुनें। ट्रे में पौध तैयार करने के कई फायदे हैं। एक तो इसमें बेमौसमी पौध भी आसानी से तैयार हो जाती है। दूसरे, मिट्टी जनित बीमारियों का खतरा नहीं रहता। तीसरे, कम जगह में ज्यादा पौध तैयार हो जाती है। और चौथे, पौध को ट्रे सहित कहीं भी लाना ले जाना आसान होता है। इसके अलावा पौधों की बढ़वार एक समान होती है और जड़ें नहीं टूटती। जड़ें न टूटने की वजह से ही फसल जल्द तैयार हो जाती है। ट्रे में संकर किस्मों के बीज की बर्बादी कम होती है और सभी पौधे विषाणु से मुक्त होते हैं। ट्रे में पौध तैयार करेंगे तो उसे बेचना भी आसान होगा और नर्सरी का व्यवसाय करना भी। आधुनिक तरीकों ने खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज अगर हमारा देश रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले पा रहा है तो उसमें नई तकनीक का बड़ा योगदान है। ट्रे विधि से नर्सरी तैयार करना भी आधुनिक तकनीक है जो किसानों का काम न सिर्फ आसान बना सकती है बल्कि ज्यादा लाभकारी भी। तो ये था सेगमेंट विज्ञानों के साथ। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जो अपनी कड़ी मेहनत के चलते सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और आसपास के जो किसान हैं उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी आगे बढ़ें, अपनी खेती किसानी को उन्नत बनाएं और आर्थिक मजबूती हासिल करें। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान? जानकारी के लिए रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। रस्सियों पर झूलते मशरूम के इन बैगों के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम इसी कहानी का लाइट कैमरा एक्शन करने वाले हैं। मिलिए अमर पड़वाल से। आज से कुछ दिन पहले तक ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। ये आज खेती कर रहे हैं और ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं। खुद का रोजगार शुरू करने की इनकी चाहत को फिल्मों की चकाचौंध भी नहीं रोक पाई। मेरी पैदाइश हुई थी फार्मिंग बैकग्राउंड वाले घर में, तो फार्मिंग में ही कुछ बिजनेस करना है ये पहले से तय था। तो लॉकडाउन से पहले 3-4 साल और लॉकडाउन के 3 साल, ऐसे लगभग 6-7 साल मैंने ढूंढना शुरू कर दिया था कि मुझे फार्मिंग में क्या बिजनेस करना है। ढूंढते मुझे ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के बारे में पता चला। फिर जो भी बिज़नेस हम ढूंढते हैं उसके अच्छे भाग, बुरे भाग, मतलब उसके बेनिफिट्स, उसके लूप होल्स, ये इसके बारे में हम स्टडी करना शुरू करते हैं। जब मैंने मशरूम का स्टडी करना शुरू किया तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि ये इस बिज़नेस में वेस्टेज से हम सोना उगा सकते हैं। जैसे कि इसका रॉ मटेरियल है फार्मिंग वेस्ट, इससे निकलता है सबसे बढ़िया जो जिससे हम मीट को रिप्लेस कर सकते हैं, चिकन को रिप्लेस कर सकते हैं, बट है प्योर वेजिटेरियन वेगन प्रोडक्ट। उसी दौरान मुझे कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव के बारे में पता चला। वहाँ जाके मैंने संपर्क किया तो वहाँ पे मुझे श्री डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि मुझे यही बिज़नेस करना है। फिर सितंबर 2020 में इसका मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन करना, ट्रायल करना शुरू किया। पौष्टिक गुणों से भरपूर मशरूम में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। अधिक प्रोटीन के कारण ही इसे शाकाहारियों का वरदान माना जाता है। ऑयस्टर को ढींगरी भी कहा जाता है। ढींगरी का मतलब है जीभ। चूंकि ऑयस्टर मशरूम जीभ की तरह ही बैग से बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम ढींगरी रखा गया है। तो ये करना था मुझे मेरे गांव में, जो बॉम्बे पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मार्केटिंग। स्टार्ट करने के बाद जैसे मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने में लगते हैं 45 डेज। इसके 45 डेज में चैलेंज था मेरे सामने कि इसका वेंडर ढूंढे, जो मेरा सक्सेसफुल हुआ और मुझे पुणे का एक वेंडर मिला जो मेरे यहाँ पे आके मेरा मटेरियल लेके जाता था पुणे में और वहाँ पे वो सेल करता था। इस तरह से इसका सेल हुआ। ये जो बैग है, एक बैग बनाने में मुझे लगभग 50 से 55 रुपए का खर्चा आता है और इस एक बैग से मुझे लगभग समझ लिए 1.5 से 2 किलो का प्रोडक्शन मिलता है और इसका अब भी इसका मेरा 150 रुपये केजी पर केजी का रेट मुझे मिल रहा है। उसमें सब खर्चा इंक्लूडेड है। तो लगभग अगर काउंट करें तो 50 से 55 रुपए की लागत में मुझे 300 रुपए का प्रोडक्शन मिलता है। अमर ने नारायणगांव कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े का कहना है कि विश्व में शिटाके मशरूम के बाद ढींगरी ही सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। अमर ने इन्हीं से मशरूम उगाना सीखा। यहाँ के किसान भाई जो महाराष्ट्र के हैं, बहुत सारे यहाँ ओस्टर मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं। अभी देख लिया तो ये ओस्टर मशरूम 4 प्रकार के मशरूम हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो उसमें बटन मशरूम है, ओस्टर मशरूम है, उसको ढींगरी भी बोलते हैं। उसके बाद जो वाइट मशरूम है वो भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। उसमें शिटाके मशरूम के बाद ये जो हमारा ओस्टर मशरूम सेकंड नंबर पे आ जाता है और इसका जो कंजम्पशन है जो पूरा वर्ल्ड का, तो उसमें सबसे ज़्यादा चाइना का है और उसके बाद हमारा इंडिया में भी बहुत सारे लोग मशरूम का कंजम्पशन करते हैं। जो किसान भाई है
इसको कम दामत में इसको प्रोडक्शन कर सकते। तो ये जो इसका कल्टीवेशन है तो लगभग 300 बैग का यहाँ हमारे यहाँ से केवीके से इन्होंने जब ट्रेनिंग लिया, जो कृषि और किसान मंत्रालय है उसके माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे ट्रेनिंग लेते। तो इसमें हमने ये डिंगरी मशरूम का फार्मर के लिए एक ट्रेनिंग रखा था। उसमें हमने यहाँ ट्रेनिंग देके जो फार्मर अभी ट्रेन हो गए तो उन्होंने ये प्रोडक्शन यहाँ पर चालू कर दिया। और ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समर में भी ये मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे और इसका प्रोडक्शन लेके यहाँ पर जो मार्केट्स है तो उसको वो सप्लाई कर रहे। तो इसका जो बेनिफिट्स है वो फार्मर को भी अच्छी तरह मिलता है। और उसके बाद ये जो मशरूम है कम दामत में, और जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है तो उसको लेके हम इसका प्रोडक्शन कर सकते। तो 200 एग्रीकल्चर वेस्टेज है, उसमें सोयाबीन का है, जो भुस्सा रहता है, शुगर केन का रहता है, पैडी का रहता है, वीट का रहता है। तो इसका भुस्सा यूज़ करके ये मशरूम का प्रोडक्शन करते। तो यहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लोरिडस साजर का जो स्पीसीज़ है इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ब्लू ओस्टर है, येलो ओस्टर है, ये भी जो मशरूम है यहाँ पर कल्टीवेशन करके ये ज़्यादा उत्पादन लेके ये फार्मर यहाँ पर बेनिफिट कर रहे। जब हमारे यहाँ के वीके में ये ट्रेनिंग लेके जाते तो इसका जो जब स्टार्ट करते तो ये हम पूरा उसको के वीके के माध्यम से जो बेनिफिट्स है या कुछ यहाँ प्रॉब्लम आ गए इनका प्रोडक्शन में तो हम वहाँ पर जाके उनके मशरूम यूनिट को विजिट करते। जो भी वहाँ पर डिसीज या पेस्ट का प्रादुर्भाव आ गया है तो उसके ऊपर उनको सजेशन दे के या मैनेजमेंट का जो स्ट्रैटेजी है वो उनको बताते और ये अच्छी तरह प्रोडक्शन करते। मशरूम की शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 घंटे है। रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 2-3 दिन तक खराब नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो धूप में सुखाकर इसे 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों और बरसात के मौसम में धूप कम होती है तो सुखाने में परेशानी हो सकती है। तो ये था कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो एक तरह का सुरक्षा कवच प्रदान करती है आपकी फसलों को। प्राकृतिक आपदा के चलते अगर कोई नुकसान हो जाए और आप सही समय पर उसकी जानकारी दे दें तो आपको उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। किस तरह से ये संभव हो सकता है, जानते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट के माध्यम से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है।
इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको जानकारी दें, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है कार्यक्रम के लिए, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और बता दें, दोबारा देख सकते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।